नमस्कार श्रोताओं, गुलदस्ते में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनंत गोपाल शेवड़े की कहानी जेलर का रोमांस। रोमांस किसे कहते हैं, यह मूलचंद जेलर को तब मालूम हुआ जब उसकी जेल में 6 राजबंदियों का एक जत्था तब्दील होकर आया। सन 42 के आंदोलन का जमाना था। जेलों पर जैसे सुराजी कैदी टूट पड़े। जेल के कर्मचारियों की बड़ी मुसीबत थी। जब देखो तब अंग्रेजों भारत छोड़ो और वंदे मातरम के नारे लगते थे। बात बात पर जेल के कानूनों को लेकर हाकिमों और राजनीतिक कैदियों के बीच झगड़ा हो जाता। डिसिप्लिन कायम रखना जान पर आफत थी। राजबंदियों की सुनो तो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन चौपट, और ना सुनो तो बायकाट, भूख हड़ताल, दंगा फसाद। लेकिन जेलर मूलचंद कोई कच्ची गोली से खेलने वाले अफसर नहीं थे। जेल की नौकरी करते करते 18 साल बीत गए थे। सन 30 का आंदोलन भी उन्होंने देखा था। हालांकि उस वक्त तो है मामूली नायब जेलर थे, और बाल भी जो पक रहे हैं वे सिर्फ धूल में नहीं पके हैं। इसलिए जब उन्हें हुक्म मिला कि उन्हें अपनी जेल में 6 राजबंदियों को रखना है, तो मूंछों पर हाथ फेरते हुए उन्होंने फौरन छुट्टू की माँ को बुलाकर कहा, देखो जी, सरकार ने हम पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी सौंपी है। अगर हम उसमें कामयाब हुए तो सीनियर जेलरी पक्की है। फिर तुम कर लेना शान से मुन्नी और बिटिया का ब्याह, और पढ़ा लेना बड़े भैया को, बच्चू को और छुट्टू को। फिर तबादला होगा हमेशा बड़ी जगह, अब जैसे जंगली जिलों में नहीं। इसलिए अभी से कह देता हूँ कि हमारे आराम का ऐसा ख्याल रखना कि हमारी ड्यूटी में कोई खलल नहीं पड़े, समझी? छुट्टू की माँ ने भी गोदी के बच्चे को संभालते हुए जरा घूंघट खींचकर कहा, जी। 18 साल की नौकरी, 40-41 की उम्र और 5 बच्चे। मूलचंद जेलर की अब तक इतनी कमाई थी। शादी हुई तब पत्नी की उम्र होगी 16-17। वह 1-2 दर्जे हिंदी पढ़ी थी, और कभी भूले भटके साल 6 महीने में वक्त मिल जाता तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, शरणम पढ़ लिया करती थी। 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि बच्चों को जन्म देकर उन्हें पालना पोसना और जेलर साहब की दुबली तनख्वाह में घर गृहस्थी चलाना कोई मामूली बात थी। पर मूलचंद जेलर की पत्नी यह काम सफलता के साथ कर लेती थी। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। ना कहीं उठने बैठने जाती और ना कभी सुबह सिनेमा देखने। हाँ, कहने को कृष्ण जन्म सिनेमा वह देख आई थी, और उसके बाद कई दिनों तक गदगद होकर गोवर्धन गिरधारी की रट लगाती रही थी। लेकिन जेलर साहब की दुनिया इससे कुछ अलग है। सुबह तड़के ही लॉकअप खोलना, गिनती, हाजिरी, परेड, राउंड आदि के चक्र में ही दिन बीत जाता, और शाम को फिर वही गिनती। लॉकअप बंद करके रात को एक आध बार चेकिंग करनी पड़ती। एक ही ढर्रे की नीरस जिंदगी थी। पर इन राजबंदियों के आने के बाद उनके कार्यक्रम में फर्क पड़ा। परेशानियां जरूर बढ़ गईं, काम भी बढ़ गया, लेकिन कुछ नवीनता भी आ गई, कुछ लुत्फ आने लगा। उनकी जेल छोटी थी, उसकी आबादी थी सिर्फ 80, यानी इतने कैदियों के लिए उसमें जगह थी। लेकिन जब ये 6 राजबंदी सेंट्रल जेल से बदलकर आए तो उनके लिए एक स्वतंत्र बैरक खाली करके देनी पड़ी, जिसके कारण उस जेल की आबादी और भी घट गई। लेकिन जेल का सारा काम एक तरफ और इन 6 सुराजियों का काम एक तरफ। ये हैं भी जरा अलग किस्म के कैदी। सभी पहले दर्जे में रखे गए हैं। महीने में 20 रुपये का सामान खरीदकर अपनी सुविधाएं बढ़ाने का इन्हें हक है। हफ्ते में 4 चिट्ठियां ये लिख सकते हैं और मंगा सकते हैं। अपने कपड़े यानी जेल का लिबास नहीं पहन सकते हैं, और लिखने पढ़ने की इन्हें आज़ादी है। कैरम, ताश, बैडमिंटन ये खेलते हैं, और अपना मैस ये खुद चलाते हैं, जिसमें तरह तरह की मिठाइयों के प्रयोग करके ये लोग पाक शास्त्र में रिसर्च करते हैं। मूलचंद जेलर सोचते, बड़े खुशकिस्मत कैदी हैं।
इनका जेल ही में रहन सहन ऊंचा है, जो मुझे बाहर रहकर भी नसीब नहीं। काश मैं इनसे अपनी जगह बदल पाता। लेकिन सबसे अधिक मजा उन्हें आता इन राजबंदियों का पत्र व्यवहार पढ़ने में। जेलर के नाते उन्हें इनकी एक एक चिट्ठी, चाहे बाहर से आई हो या जेल से जा रही हो, सेंसर करनी पड़ती, और जहां जरा सी भी बात ऐतराज के लायक होती तो उन शब्दों या वाक्यों पर डामर की स्याही पोतनी पड़ती। शुरू शुरू में तो उन्हें एक काम परेड लेने की तरह ही रूखा लगा, लेकिन बाद में तो उसमें उन्हें नई दुनिया ही दिखाई देने लगी। उन राजबंदियों में एक थे 60 वर्ष के बूढ़े आचार्य, बाहर कोई आश्रम चलाते थे। उनके पत्रों में आशीर्वाद, उपदेश और गीता के सिवा और कुछ नहीं होता था, और लोग तो हफ्ते में 4 चिट्ठियां भेजने के हक को पूरा आजमाया करते थे। पर यह महाशय महीने में 1 चिट्ठी भेजकर संतोष कर लेते थे। इनके पत्र तो जेलर साहब बिना पढ़े ही पास कर देते थे। एक सेठ जी थे जो बाहर की दुनिया से अपने आप को एक क्षण के लिए भी अलिप्त नहीं रख पाते थे। उनका शरीर तो जेल में था, पर मन 24 घंटे जेल के बाहर रहता। वह एक बार कांग्रेस को चंदा देकर असेंबली के मेंबर बन गए, लेकिन अब जेल में उन्हें लगने लगा कि यह मेंबरी बहुत महंगी पड़ी। बाहर लड़ाई के कारण काले बाजार में इतनी गजब की कमाई हो रही थी कि उससे फायदा न उठा सकने के कारण उनके प्राण काई करूं रे कहकर भीतर ही भीतर छटपटा रहे थे। एक बार तो उनसे अपने 2 साल के बच्चे के नाम पर लिखे पत्र में यह कहे बिना नहीं रहा गया, देख प्रहलाद, अपने मुनि काका जी से कह दीजिए कि धर्मादा में 1,50,000 खर्च हो जाए तो बाधो नहीं, पर यह नरक से तो छुटकारा करियो। जेलर साहब ताड़ गए कि यह बात धर्मादा में नहीं, रिश्वतखोरी में 1,50,000 देकर रिहाई कराने की है। सो उस पर फौरन डामर की स्याही पोत दी। सेठ जी को जब 15 दिन तक भी उस मूलभूत प्रश्न का जवाब नहीं मिला, तो फिर अपने उसी 2 वर्ष की उम्र वाले बच्चे को गुस्से में लिखा, प्रहलाद, हमारी चिट्ठी में काऊ रोए हुए थे और कौन को बचावे है कि अपने आप ही बाँचे हैं। जेलर साहब को हंसी आ गई। उसमें वह कालख पोतना ही भूल गए। 1-2 राजबंदी ऐसे थे जिनकी चिट्ठियां काम से काम रखती। अत्र कुशलम तथास्तु, तबीयत अच्छी है, ठंड पड़ने लगी है, हम इतने बजे सोकर उठते हैं, इतने बजे प्रार्थना करते हैं, यह खाते हैं, वह करते हैं, इत्यादि इत्यादि चिट्ठियां पास हो जाती। लेकिन 1-2 राजबंदी ऐसे थे जिन्हें जेल जैसी जेल ही नहीं लगती। उनके पत्र व्यवहार में ऐसी मस्ती कि देखते ही बनता है। बहुत फक्कड़ तबीयत के आदमी लगते हैं ये। दिन भर जनाब किताबें पढ़ते हैं, गपशप करते हैं, और हफ्ते की 4 चिट्ठियां पूरे 3-3 सफ़े की ठाट के साथ लिखते हैं, और सबकी सब चिट्ठियां उनकी पत्नियों को ही जाती हैं। एक की शादी हुए 8 साल हो गए, एक लड़का भी है 3 साल का, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि जनाब अभी परसों ही शादी करके जेल खाने में आए हैं। लिखते हैं, प्रिय रानी, लोग कहते हैं इसे जेल, पर है यह मेरे लिए एक स्वर्ण मंदिर। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हम यहाँ आए तो हमें स्वयं पर अभिमान है कि इतिहास के निर्माण में हमारी भी स्वल्प ही सही अंजलि है। सो हमारी मस्तानगी का क्या पूछना। हाँ, तुम्हें और विजय को घर छोड़ आया हूँ। तुम्हारी याद ही मुझे 24 घंटे आया करती है। जो व्यथा है वह है केवल तुम्हारे विरह की, किंतु यह व्यथा भी कितनी मीठी है, कितनी मधुर। अपने मानस मंदिर में सतत तुम्हारी ही मूर्ति देखता हूँ। तुम्हारी मीठी वाणी मुझे इस क्षण भी एक अपूर्व संगीत की तरह सुनाई देती है। तुम्हारे व्यक्तित्व की सुंदर आभा मुझे इन लोहे के सींचों और पत्थर की दीवारों का भी विस्मरण करा देती है। मेरे जीवन के रोम रोम में, कण कण में तुम ही व्याप्त हो, और व्याप्त होकर मुझे चेतना और स्फूर्ति देती रहती हो। सच बताओ रानी, यह मेरा पिछले जन्म का कौन सा पुण्य है जो तुम मेरा भाग्य जगाने आई। तुम्हें छोड़कर और किसी का नहीं, किशोर। जेलर सोचता, क्या जेल में ऐसी चिट्ठियां में लिखी जाती हैं? पागल कहीं का, लाओ डामर। पर इसमें काटने लायक क्या है? सरकारी नियमों में तो ऐसी बातें काटने की कोई हिदायतें नहीं है।
अच्छा जाने भी दो, देखें जवाब क्या आता है। उस दिन रात को जेलर ने छुट्टू की माँ को जब रानी कहकर पुकारा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ठीक चौथे दिन राजबंदी किशोर के नाम एक मोटा नीला लिफाफा आया, जिसे देखते ही जेलर साहब भाग गए कि कैदी की रानी ने जवाब दिया है। जेलर साहब ने पढ़ा, प्रिय, आप जेलखाने में हैं, मुझसे दूर, पर इसका मुझे तनिक भी रंज नहीं। मेरी छाती अभिमान से फूल जाती है और सहेलियों के सामने मेरा सिर गर्व से उठ जाता है, क्योंकि आपने बहादुरी और पुरुषार्थ का काम किया है, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सहयोग दिया है। आपका लाडला विजय आप पर गर्व करेगा और मेरे सौभाग्य पर ईर्ष्या। हाँ, विरह व्यथा तो है ही, भावनाओं के आवेग को कैसे रोका जाए, पर आप ठीक कहते हैं, इस व्यथा में भी कितना माधुर्य है। आपको पाकर मैं धन्य उठी। 8 वर्ष पूर्व मैंने आपके और आपने मेरे गले में मोगरे के फूलों की माला डालकर एक दूसरे को प्रेम बंधन में जकड़ लिया। उसके बाद हमारा प्रण भरा आनंदमय जीवन शुरू हुआ, जैसे उसे अभी 8 ही दिन हुए हों। आज भी उन मोगरे के फूलों की सुगंध मेरी नासिका में भरी हुई है। हैं? यह तो अजीब चिट्ठी है, जेलर साहब ने सिर खुजाते हुए कहा। बड़े मजे की औरत मालूम पड़ती है यह किशोरी देवी। कोई स्त्री अपने पति को ऐसी चिट्ठी लिख सकती है? ऐसा उन्हें आज तक ख्याल ही नहीं था। मन ही मन बोले, यार अपनी शादी तो बेकार ही रही। शादी करना और प्रेम करना तो इन नौजवानों से सीखो। कमबख्त हैं तो जेल में, पर लिखते ऐसा है जैसे स्वर्गलोक में हो। बाहरे पट्टे। पर हमें छुट्टू की माँ ने ऐसी चिट्ठी कभी नहीं लिखी। जेलर साहब ने अपने आप ही शिकायत की। वाह, उस बेचारी का क्या दोष, वह आखिर पढ़ी ही कितनी है। पर मैंने भी ऐसी चिट्ठी उसे कहाँ लिखी है, हालांकि मैं तो मैट्रिक पास हूँ। दूसरे ही दिन उन्हें किशोर की चिट्ठी सेंसर करनी पड़ी। जवाब देने में जनाब एक दिन की भी देर नहीं करते। जेल में इन्हें आखिर काम ही क्या है। लिखते हैं, रानी, तुम्हारे पत्र ने तो अपने 8 वर्ष के नैसर्गिक प्रणय जीवन की स्मृतियां ताजी कर दी। यह 8 वर्ष का समय एक स्वर्णिम स्वप्न के समान है, अभंग, अटूट। हम लोग मन और शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी एक हैं। ये 8 वर्ष कैसे बीत गए। दिवस और रात्रि, प्रभात और संध्या, जीवन के कलह की ठोकरें और प्रसाद, सुख और दुख, सब कुछ आए और चले गए, पर छोड़ गए मीठी स्मृतियों का कभी ना खाली होने वाला खजाना। आज उन्हीं का भंडार पाकर मैं पत्थर की दीवारों से घिरी हुई इस 10 कदम की दुनिया को भी एक बड़ा साम्राज्य मानता हूँ, जिसका एकाधिपति मैं स्वयं हूँ। कौन जानता है कि यह विरह जो मातृभूमि के प्रति किए गए कर्तव्य के कारण भोगना पड़ा है, हमारे पवित्र प्रणय को और भावी जीवन को अधिक पूर्ण और प्रिय बनाने के लिए नहीं आया है। क्योंकि यह निश्चय समझो रानी कि यद्यपि आज तुम्हारे और मेरे बीच अनिश्चित कारावास का व्यवधान, अनिश्चित इसलिए कि मैं नजरबंदी कैदी हूँ, सजा याफ्ता नहीं, एक दुर्लभ बाधा बनकर आ खड़ा है, तथापि वह दिन दूर नहीं है जब हम तुम और विजय तीनों ही एक दूसरे के सन्निकट होंगे, और कष्ट और व्यथा के ये दिन भी हमारे मिलन त्योहार पर बीते हुए जमाने की स्मृतियां मात्र बन जाएंगे। आज लगता है कि हमारे आसपास रात घिर आई है, पर कोई रात हमेशा के लिए नहीं आती। प्रभात को आना ही होता है, सूरज को भी चमकना ही पड़ता है। बहुत अच्छा पत्र है, जेलर साहब ने कहा। एक बार किशोरी देवी ने लिखा, तब शायद उनका लड़का बीमार था। विजय बीमार पड़ गया था, अब अच्छा है, पर मैं कितना घबरा गई थी। आपकी आज्ञा का स्मरण हुआ, वीर स्त्री बनो। आज जो दुश्चिंता मुझे भोगनी पड़ती है, वह क्या इस अभागे देश के हजारों लाखों घरों में विद्यमान नहीं है, जिनके पुरुष या तो जेलों में सड़ रहे हैं या लड़ाई के मैदान में लड़ रहे हैं। फिर भी मुझे ही अपने भाग्य से क्यों शिकायत हो। फिर भी आप मुझे विजय भी तो दे गए हैं। मैं अपने आप को अकेली या असहाय क्यों मानूं? विजय आपकी ही प्रतिमा है। उसे जब छाती से चिपटा लेती हूँ तो सोचती हूँ कि आप ही मेरे निकट हैं। आपके पास तो ऐसा कोई सहारा नहीं है। जेलर साहब ने सोचा,
हम यदि कहीं बाहर जाएंगे तो छुट्टू की माँ भी शायद ऐसा ही करेगी। पत्र तो लिख ही नहीं पाएगी, उसे थोड़ा बहुत चिट्ठी लिखना सिखलाना ही चाहिए। मुन्नी और बिटिया ब्याह के बाद अपना अपना घर बसाएंगी और लड़के भी पढ़ लिख कर नौकरी करने यहाँ वहाँ चले जाएंगे। फिर हम दोनों के लिए हम ही रह जाएंगे। ऐसी हालत में यदि मैं बाहर गया या छुट्टू की माँ मायके गई तो नहीं, चिट्ठी के लुत्फ ही कुछ और हैं। जेलर साहब की धर्मपत्नी के सामने जब यह प्रस्ताव रखा गया तो बोली, इस उम्र में? अरे अभी उम्र ही क्या हुई है, मैं तो 40 के आसपास हूँ और तुम तो मुश्किल से 30 की दहलीज पार कर रही हो। कहते हैं इंग्लैंड में तो इसके बाद ही शादी होती है और उसी तरह रंगीन जैसे जवानी में ही हो। आखिर जो लोग जिंदगी बसर करना चाहते हैं उन्हें उम्र का क्या ख्याल। एक बार किशोरी ने अपनी पत्नी को लिखा, जब मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ बेक्षण मेरे लिए सबसे मीठे सबसे सुखी होते हैं। तब लगता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम साकार होकर साक्षात मेरे सामने ही बैठी हो, पर तुम मेरे सामने नहीं रहती, मेरे अंतर में हृदय के सिंहासन पर आसीन हो। तब लगता है कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, मैं सदैव तुम्हें अपने आप में ही पाता हूँ। यदि ऐसी अनुभूति ना होती और तुम्हारे प्रति इतना तादाद में ना होता तो ना जाने कैसे मेरे जेल के ये पहाड़ से दिन कटते। हाँ, पहाड़ से ही तो हैं। कभी कभी मन उदास हो जाता है, आखिर मनुष्य हूँ, सुख और दुख के उतार चढ़ाव का नाम ही तो जीवन है। कभी कभी लगता है चारों ओर जैसे दावा नल जल रहा हो, जमीन में भी आग लगी है और आसमान में भी। पर जब तुम्हारी याद आती है तो सोचता हूँ यह सब आभास मात्र है, असत्य है। जो सत्य है वह है तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी सरस स्नेह वर्षा, और एक ही क्षण में सारा अंतर्दाह नष्ट हो जाता है। रात को तारों को देखता हूँ, सोचता हूँ इन तारों को तुम भी देखती होगी। मेरी और तुम्हारी दृष्टि उन तारों पर मिलन करती होगी और एक दूसरे को अपना मूक संदेश सुनाती होगी। ओह, ये तारे भी कितने भाग्यवान हैं जो तुम्हें और मुझे देख सकते हैं, पर हम कैसे अभागे हैं जो एक दूसरे को नहीं देख पाते। और यह प्यारी सुहावनी उषा जो असंख्य किरणों को जन्म देती है और अपनी अलौकिक प्रतिभा से सारे विश्व को चकाचौंध कर देती है। तुम साथ होती तो उन दृश्यों का आनंद कितना बढ़ जाता है। आज इन बातों की मधुर स्मृति ही मेरा सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ी प्रेरणा है। उसमें आज ऐसी शक्ति और स्पंदन है जो मेरे इस मरुस्थल से जीवन में शांति और सांत्वना की हरितिमा बिछा देती है। इस तरह ना जाने कितने पत्र आए और गए। जेलर साहब यह भूलने लगे कि इन पत्रों को उन्हें सेंसर करना है। वह उनकी प्रतीक्षा इस तरह करने लगे जैसे यह सब पत्र व्यवहार उन्हीं का हो। बार बार कह उठते, यार सचमुच हम बदकिस्मत इस दुनिया से एकदम अछूते रहे। खैर देर हो गई, लेकिन अब भी कोई बात नहीं, ईश्वर ने चाहा तो। जेलर साहब ने एक दिन छुट्टू की माँ से कह ही डाला, भाई मैंने तो आज 4 महीने की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दी। क्यों, अभी छुट्टी लेकर क्या करोगे? मुन्नी का ब्याह होगा तब लेते। अरे तब की तब देखी जाएगी। 6 साल से छुट्टी नहीं ली और इन सुराजी कैदियों के काम ने तो ऐसा परेशान कर डाला कि कुछ दिन बिना आराम किए अब मैं काम नहीं कर सकूंगा। इसलिए सोचा कि जरा सफर कराऊं। मैं भी साथ चलूं, नहीं तो बड़ी तकलीफ होगी। पर ये बच्चे, तुम कैसे चल सकोगी रानी? जेलर साहब ने मुस्कान बिखराते हुए कहा। अपनी धर्मपत्नी के मुंह से तकलीफ शब्द सुनकर उनकी बाँछें खिल उठी। यह शायद वही बात है जिसे वह राजबंदी विरह व्यथा कहता था। आखिर हमारी रानी भी कम नहीं। बोले, बच्चों की देखभाल तो करनी ही होगी, इसलिए तुम्हारा जाना नहीं होगा, लेकिन मुझे तकलीफ होगी जरूर। तुम्हें छोड़कर इतनी दूर इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ। नहीं, मैं सारी तैयारी अच्छी तरह कर दूंगी। बिस्तर, कपड़े, खाने का डिब्बा, सुराही, कोई तकलीफ ना होगी। हाँ, जाते ही राजी खुशी की चिट्ठी जरूर भिजवा देना। जेलर साहब की पत्नी ने कहा। छुट्टू गोदी में रो रहा था और बच्चू माँ का आंचल खींच रोटी मांग रहा था। अच्छा, चिट्ठी की इसे भी याद है।
मैंने इसे पढ़ाने में जो मेहनत की उसी का नतीजा है, जेलर साहब मन ही मन बोले। 1 हफ्ते के अंदर ही छुट्टी मंजूर हो गई, क्योंकि अब कोई सुराजी कैदी उनकी जेल में नहीं था। सेठ जी का धर्मादा का पुण्य शायद काम आ गया और आचार्य जी अस्वस्थता के कारण रिहा कर दिए गए। 1-2 आदमी यूं ही छोड़ दिए गए और जो मनचले युवक थे उन्हें फिर सेंट्रल जेल में तब्दील कर दिया गया। इसलिए जेल विभाग के इंस्पेक्टर जनरल ने जेलर साहब की दरख्वास्त फौरन मंजूर कर ली। मूलचंद का सारा परिवार आज उनकी तैयारी करने में जुटा है। मुन्नी माँ के साथ चूल्हे के पास बैठकर पूरी तरकारी बना रही है। बिटिया बताशे खिलाकर छुट्टू का रोना बंद करने की कोशिश में है और बड़ा भैया बिस्तर बांधने में बाबूजी की मदद कर रहा है। टिफिन कैरियर, जिसके 4 डब्बों में से एक गायब है, सुराही, बिस्तर, ट्रंक जिसका रंग उड़ गया है, छड़ी, छाता, सब बिल्कुल तैयार है। तांगे पर सामान लद गया है। मूलचंद जेलर ने दिल से पूछा, कहीं वह भारी तो नहीं हो रहे हैं, गला ना रुंध जाए, इसलिए पहले ही लौंग मुंह में डाल ली। हालांकि इस उम्र में आंसू बहाना ठीक नहीं, फिर भी उन्होंने रूमाल रख लिया। उनके पैर भारी से मालूम पड़ने लगे। अपनी धर्मपत्नी की तरफ स्नेह से देखते हुए उन्होंने कहा, अच्छा जाता हूँ। बाबूजी मेरे लिए गेंद लाना, बच्चू ने कहा। मेरे लिए हॉकी स्टिक, बड़े भैया ने फरमाया। हमें पी पी करने वाली गुड़िया, बिटिया का हुक्म था। छुट्टू तो माँ की गोदी में था, रोने से उसे फुर्सत कहाँ, और मुन्नी अब जरा सयानी हो गई थी, इसलिए बच्चों की तरह मांगना अब ठीक नहीं, यह सोचकर चुप थी। मुन्नी के लिए हम साड़ी लाएंगे, जेलर साहब ने कहा। लेकिन इस सब कलरव में जेलर साहब के कान श्रीमती जी की वाणी सुनने के लिए उत्सुक थे। जाते ही पहुंचने की चिट्ठी जरूर भेजना, वह बोली। चिट्ठी? शाबाश, जेलर साहब का दिल प्रसन्न हो गया। यही तो असली बात है। बाल बच्चों की चिल्लपों में भी उनकी धर्मपत्नी असल चीज नहीं भूली। यह उनके लिए परम संतोष की बात थी। रूमाल की जरूरत नहीं पड़ी और जेलर साहब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर तांगे में बैठ गए। पहला मुकाम महीने भर के लिए छोटे भाई के यहाँ था, जो एक तहसील में पुलिस का दरोगा था। वहाँ की बड़ी से बड़ी दुकान पर जाकर मूलचंद नीले रंग का लेटर पैड और लिफाफे खरीद कर लाए, जिन पर गुलाब के फूल छपे हुए थे। 50 कागज के लिए उसने 2.5 रुपया रखा दिए। खैर कोई बात नहीं, 4 महीने यानी 120 दिन में ये बहुत कुछ खत्म हो जाएंगे। लिखने को तो मैं रोज चिट्ठी लिख सकता हूँ, पर छुट्टू की माँ का जवाब आए बिना लिखते जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। पहले चिट्ठी लिखने में जेलर साहब को 3 दिन लग गए। जितना काम आसान सोचा था उससे मुश्किल निकला। आखिर आदत भी तो कोई चीज है। अब तक जेल खाने के कागजों पर दस्तखत फटकारने के सिवा उन्होंने किया ही क्या है। शब्द नहीं आते थे, आते आते रुक जाते थे। काफी काटपीट करनी पड़ती थी। पसीना तो खैर आता ही था। लिखापट भी इस तरह की होनी चाहिए कि उनकी रानी की समझ में आ जाए। जब डाकिये ने एक मोटा लिफाफा जेलर साहब के घर दिया तो उस पर गुलाब का फूल देखकर बड़ा भैया पुकार उठा, अम्मा, किसी के ब्याह का निमंत्रण आया है। मुन्नी बोली, नहीं अम्मा, बाबूजी की चिट्ठी आई है। जेलरनी आटा गूंद रही थी, बीच बीच में चूल्हे में फूंक मारती जाती थी। निर्विकार होकर बोली, क्या लिखा है? मुन्नी बोली, मैं पढ़ूंगी। बड़ा भैया बोला, मैं पढ़ूंगा। बिटिया क्यों पीछे रहने लगी, हम भी तो पढ़ सकते हैं। चल चल, बड़ी आई है पढ़ने वाली, बड़ा भैया कर्कश स्वर में बोला, पहले अपना पाठ पढ़। बड़ा भैया था तो मुन्नी से छोटा और लड़का था, इसलिए चिट्ठी पढ़ने का अधिकार जमा बैठा। पढ़ने लगा, प्रिय रानी। हैं, क्या पढ़ता है रे पागल? माँ चिल्ला कर डांटने लगी। मुन्नी तू पढ़। मुन्नी ने बड़े भैया के हाथ से चिट्ठी खींच ली। हाँ अम्मा, इसमें पहले प्रिय शब्द लिखा था, फिर बाद में काट दिया, रानी भी काट दिया है, सिर्फ लिखा है छुट्टू की माँ। ठीक है पढ़, माँ बोली। चिट्ठी पढ़ी जाने लगी और जेलर साहब के परिवार के सब लोग चूल्हे के आसपास बैठकर चिट्ठी सुनने लगे। जब से वहां से चला हूं, ऐसा जान पड़ता है कि कोई चीज घर छोड़ आया हूं। बड़ा भला भला सा लगता है। तोरी मुन्नी, तैयारी में कौन सी चीज भूल गई?
ट्रंक में तो तूने ही सामान रखा था ना? माँ ने पूछा। हाँ अम्मा, पर बिस्तर तो बड़े भैया ने बांधा था। कहीं कंबल रखना तो नहीं भूल गया? ठंड के दिन हैं। बाबूजी कहते थे कि ये कंबल कितने महंगे हैं। 2 कंबलों में ही चौथाई तनख्वाह उड़ गई। अच्छा, पढ़ा आगे, माँ बोली। मुन्नी पढ़ने लगी। दिल भारी भारी लगता है, कुछ सूझता नहीं, खाने की तबीयत नहीं करती। हाय राम, वहां जाकर तो इनकी तबीयत खराब हो गई, जेलरनी बोली। मुन्नी पढ़ती गई। लगता है चारों तरफ अंधेरा है और बहुत दूर एक आशा का दीपक दिखाई दे रहा है। यह आशा कौन है मुन्नी? जेलरनी के कान खड़े हो गए। होगी कोई? मुन्नी को चिट्ठी में दिलचस्पी आ रही थी और अब वह पढ़ने के बीच में कोई बाधा नहीं चाहती थी। ऐसे लगता है कि मैं मरुस्थल में हूँ। नीचे आग, ऊपर आग, पैर जलते हैं, दिल में भी आग है। पर घर की याद करके दिल को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सुबह उठते ही देखा उषा के मुंह पर लाली छाई हुई है और वह कोमल किरणों को जन्म दे रही है। हाय राम, यह उषा तेरी चाची के जीजाजी की लड़की है। उसकी अभी उम्र ही क्या है? 15 भी मुश्किल से पूरे हुए होंगे। मूलचंद जेलर की पत्नी को अपने पति का पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ। फौरन बड़े भैया से जवाब लिखवाया। बाबूजी से कहना कि चिट्ठी मिली और मिलने के बाद अच्छी तरह से पढ़ी। उससे मालूम हुआ कि आपको बहुत तकलीफ है। मैंने मुन्नी से पहले ही कहा था कि तैयारी में कोई चीज भूलना नहीं, पर दिखाई देता है कि वह भूल गई। क्या चीज बाबूजी भूल गए हैं सो सोच के बताना। अम्मा कहती हैं कि ढूंढ के भेज देंगे। दिल भारी लगता है और खाने की तबीयत नहीं होती तो कहना कि पेट ठीक नहीं है। मुन्नी चूरन की शीशी रखना भूल गई सो वहां से ले लेना। 3 आने में ही तो आती है। शरीर के आगे 3 आने की क्या कीमत है? बड़े भैया आगे लिख कि वह गांव भी ऐसा दलिद्र मालूम पड़ता है कि म्युनिसिपैलिटी की बत्ती भी वहां नहीं है। पहले से मालूम होता तो कहना कि मोमबत्ती साथ में रख देते और संभाल के धीरे से पूछना बड़े भैया कि ये आशा कौन है। वहां शायद बहुत गर्मी पड़ती है, नहीं तो ठंड के दिनों में ऐसे पैर कैसे जलते। बड़ा भैया कलम डुबा डुबा कर लिखता जाता था और स्याही के धब्बे उस लेटर पेपर पर गिराता जाता था जो बच्चों की गणित की कॉपी में से पन्ने फाड़ कर बनाया गया था, जैसे अपने पिता की तरह चिट्ठी सेंसर कर रहा हो। हम बताएं अम्मा, बाबूजी अपने जूते भूल गए। जूते, बच्चू बीच में ही बोल उठा और दौड़कर बाबूजी के कमरे से जेलर साहब के घुटनों तक आने वाले सरकारी जूते उठा लाया और माँ के सामने पटक दिए। हट रे पागल, अम्मा बोली, ये जूते ड्यूटी के बाहर भी कोई पहनता है। बड़ा भैया लिखने में इतनी शक्ति लगा रहा था कि उसका ध्यान और कहीं नहीं था, वह चिट्ठी में ही लिख गया, हट रे पागल। फिर बोला, हाँ अम्मा आगे बताओ। लिखना बेटा कि अगर चप्पल फट गई हो और पैर जलते हो तो दूसरी जोड़ी जरूर खरीद लेना। और कहना कि सबसे बुरा लगा अम्मा को उषा के लक्षण देखकर। अभी कल की लड़की और माँ बन गई। कलयुग है कलयुग, कभी ब्याह भी नहीं हुआ। ये सब सिनेमा की करतूत है। और जरा बेशर्मी तो देखो कि बच्चे का नाम रखा है किरण। कहना नाम बदल कर कीचड़ रख देना और उससे मेरा संदेशा कह देना कि मेरे घर में पैर रखा तो खबरदार। साफ साफ लिख देना बड़े भैया कि आजकल की इन फैशन की लड़कियों से तो हम घोर गंवार, पुरानी औरतें ही लाख दर्जे अच्छी। हम लिखना पढ़ना नहीं जानती तो क्या हुआ, पर कहना कि ऐसे धंधे तो नहीं करती। डाकिये ने जब जेलर साहब को मोटा लिफाफा दिया तो वे बाग बाग हो गए। लिफाफा फाड़ते समय उन्हें लगा कि कहीं उनका हाथ तो नहीं कांप रहा है। जैसे जैसे वह चिट्ठी पढ़ते जाते थे वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग उड़ता जाता था। जब आखिरी वाक्य पढ़ चुके तो चिट्ठी उनके हाथ से छूट गई और उन्होंने अपना दाहिना हाथ अपने करम पर दे मारा। फौरन उन्होंने डाकघर जाकर जेल के आईजी साहब को तार दे डाला। मेरा आराम पूरा हो गया, बकाया छुट्टी कैंसिल करने की इजाज़त दी जाए। तो कैसी लगी कहानी आपको? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।